Hey, so hello and welcome back everyone. We are going to continue this chapter from here. Trading when in possession of unpublished price sensitive information, permission and limitations under रेगुलेशन 4 ये हम लोग देखने वाले हैं. सबसे पहले जनरल प्रोहिबिशन देख लेते हैं हम लोग. नो इनसाइडर शैल ट्रेड इन लिस्टेड या फिर प्रपोज टू बी लिस्टेड. ठीक है, प्रपोज टू बी लिस्टेड सिक्योरिटीज वाइल इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई. ये नॉर्मल चीज है, यूपीएसआई किसी के पास है तो उसको अलाउड नहीं है ट्रेड करना. ठीक है. Presumption traded by a person with UPSI are presumed motivated by that UPSI. Obviously अगर तुम्हारे पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और तुम ट्रेड कर रहे हो तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि तुम ट्रेड इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम उस अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एडवांटेज लेना चाहते हो. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस क्या होता है आपको अंडरस्टैंड करना है. ठीक है. हियर वी विल अंडरस्टैंड एंड रीड अबाउट अ टॉपिक or a word that is trading plan. Trading plan. Trading plan is the word that we are going to understand. What is trading plan? Now सोचो एक बार. फॉर एग्जाम्पल तुम हो कंपनी के इंपॉर्टेंट इंसान, डायरेक्टर्स पकड़ लो, या फिर तुम कंपनी के की मैनेजरल पर्सनल हो, KMP हो. ठीक है. और तुम्हारा कंपनी से मतलब कंपनी के अलावा तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस है कि नहीं? ऑब्वियसली है. तुम क्या सिर्फ तुम्हारी कंपनी से ही पहचाने जाते हो? नहीं सर, मेरा अपना भी एक दुनिया है, मैं अपना भी एक इंडिविजुअलिटी है मेरा. अब बात यह है कि कंपनी में तो कभी भी कितने टाइम मतलब कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट अगर इशू है, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हो रहा है, पकड़ लो कंपनी का क्वार्टरली रिपोर्ट्स निकलने वाला है, कंपनी के डायरेक्टर्स एग्जिट करने वाले हैं, कंपनी के प्रोमोटर्स जो है वो एग्जिट करने वाले हैं, कंपनी के प्रोमोटर्स शेयर सेल करने वाले हैं. तो इस प्रकार के इंफॉर्मेशंस जो है ना, ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होते हैं. तो कंपनी में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो कभी भी निकल सकता है दोस्तों, है ना. इसके लिए क्या तुम्हारे जो तुम्हारे कंपनी में जो डायरेक्टर्स है, कंपनी में जो इंपॉर्टेंट टॉप लेवल के मतलब इनसाइडर्स कह सकते हो हम लोग, एक काम करते हैं इसको इनसाइडर कहते हैं, एक ही बात है. इनसाइडर्स है मतलब जिनके पास नॉर्मली अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहता है. ठीक है. तो क्या उनको ट्रेडिंग करने का कोई हक नहीं है क्या? मतलब उनको क्या अपने फ्यूचर को प्लान करने का कोई हक नहीं है ना. कितना ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा. सोचो कि कभी भी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के इस प्रकार के इंफॉर्मेशन आ सकते हैं और उस वक्त क्या करता है सभी इनके ऊपर रोक लगा देते हैं. किनके ऊपर रोक लगा देते हैं? ये जो इनसाइडर्स है इनके ऊपर रोक लगा देते हैं कि भैया तुम अब ट्रेड नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते ट्रेड? क्योंकि तुम्हारे पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है. तुम कोई भी ट्रेड अभी लोगे तो ये हम लोग मान के चलेंगे कि तुम्हारे पास ये अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इसीलिए तुम ट्रेड ले रहे हो, तुम इसका मिसयूज कर रहे हो. अंडरस्टूड? ये सभी मान के चलता है. अब क्या ये सच्चाई है? नहीं सर, हमारा जो पूरा ज़िंदगी है इसमें तो कभी भी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकल सकता है. मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है. ठीक है. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल सकते हैं. तो उसमें तो हमने जो हमारे फ्यूचर के लिए प्लान करके रखा है कि मैंने ये फिनेंशियल प्लानिंग मैंने कर रखा है कि मैंने इस वक्त इस टाइम पे उस वक्त मैं ट्रेड करूँगा, उसके ऊपर तो भैया दिक्कत आ जाएगा, रोक टोक लग जाएगा ना. समझ में? पकड़ ले, तूने सोचा कि अक्टूबर में किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स जो है वो सेल करोगे या फिर तुम बाई करोगे, कुछ भी तुमने प्लान कर रखा है, अक्टूबर में करना है. ठीक है. या फिर नवंबर में करना है, पूजा के पहले करना है, पूजा के बाद करना है, कुछ भी हो जाए. मतलब तुम्हारा कुछ ना कुछ प्लानिंग तो होगा ना, फाइनेंशियल प्लानिंग तो होगा ना. तो उस वक्त किसी प्रकार का एक अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन UPSI निकल जाए. ठीक है. तो तुम्हारा तो तुमने जो ये इन्वेस्टमेंट के बारे में तुमने सोचा है उसके ऊपर तो भैया रोक लग जाएगा, क्योंकि सभी तुमको अलाउ नहीं करेगा इन्वेस्ट करने के लिए उस टाइम फ्रेम पे, एक पर्टिकुलर पीरियड पे तुमको नहीं देने वाला. तो इसलिए तुमको ना एक ट्रेडिंग प्लान बना लेना होता है. क्या बताओ? ट्रेडिंग प्लान बना लेना होता है. ये हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेडिंग प्लान के बारे में. ये जो ट्रेडिंग प्लान होता है ना, ये ट्रेडिंग प्लान तुम अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलने से पहले ही बना लेते हो. ट्रेडिंग प्लान तुम पहले से डिसाइड कर लेते हो कि मेरा ये इस महीने में इस टाइम पे मेरे को ये ट्रेड करना है.
अंडरस्टूड? ये तुम पहले से डिसाइड कर लेते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? तुमने एक बार ये ट्रेडिंग प्लान अपना बना लिया तो तुमको एग्जीक्यूट करना ही है, तुम इसके पीछे हट नहीं सकते। अगर तुमको नहीं करना एग्जीक्यूट तो उस टाइम पे तुमको रीजंस भी बताना होगा सभी को कि क्यों तुम नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये जो ट्रेडिंग प्लान तुम बनाते हो, ये ट्रेडिंग प्लान जो है प्रोटेक्ट करता है तुमको, ये लिबर्टी देता है, ये एक प्रकार का खुला तुमको अपॉर्चुनिटी देता है कि कभी भी साल में किसी भी टाइम पे अगर अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकले ना निकले तब भी तुम ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि तुम ये पहले से ही बना लेते हो ट्रेडिंग प्लान। क्या ये समझ में आ रहा है? और ये ट्रेडिंग प्लान पब्लिक को पब्लिक भी करना होता है, समझ में आ रहा है? जनता को बताना भी होता है मेरा ये ट्रेडिंग प्लान है। अंडरस्टूड? अब ये क्या होता है, कब होता है, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, पहले ये देख लो। सबसे पहले इनसाइडर कैन डेमोन्स्ट्रेट इनोसेंस इफ ट्रेड्स फॉल अंडर, मतलब तुम ट्रेड कर सकते हो नॉर्मली, तो क्या बताया गया यहाँ पे देखो ना, नो इनसाइडर शैल ट्रेड इन लिस्टेड proposed to be listed securities while in possession of यूपीएसआई। अगर तुम्हारे पास यूपीएसआई है तो तुम ट्रेड कर ही नहीं सकते, ठीक है। ट्रेड बाय ए पर्सन विथ यूपीएसआई आर प्रिज्यूम्ड मोटिवेटेड बाय यूपीएसआई, इसलिए क्या है, तुमको अलाउ नहीं करते हम लोग ट्रेड करने के, लेकिन तुमको अलाउ किया जा सकता है। एक्सेप्शंस ये है कि तुम ऑफ मार्केट इंटर से ट्रांसफर कर रहे हो, ऑफ मार्केट इंटर से ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। ऑफ मार्केट ट्रांसफर मतलब बिटवीन इनसाइडर्स विद द सेम यूपीएसआई। इसका मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है, ऑफ मार्केट इंटर से ट्रांसफर बिटवीन इनसाइडर्स विद द सेम यूपीएसआई। मतलब देखो, अच्छा यूपीएसआई का गलत इस्तेमाल कब होता है, यूपीएसआई का कब होता है, जब एक इंसान को दो इंसान के बीच में ट्रेड हो रहा है, दोनों इंसान के बीच में किसी भी एक इंसान को यूपीएसआई का खबर है, उसको पता है इन्फॉर्मेशन पहले से, तो वो ट्रेड लेता है सो दैट ये जो अगला इंसान है इसको लॉस हो जाए, इसको तो लॉस हो जाएगा ना ये ट्रेड अगर एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसके पास यूपीएसआई है ना। तो इसीलिए तो यूपीएसआई अगर तुम्हारे पास है तो हम लोग ट्रेड करने के लिए तुमको अलाउ नहीं करते। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों के पास अगर यूपीएसआई है और दोनों जानबूझ के ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, तो क्या ये कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली लीगल है कि नहीं? आंसर है यस, कि दोनों के पास इंफॉर्मेशन है। तो दोनों के पास इंफॉर्मेशन है तो कोई एक बंदा किसी और बंदे को चीट करेगा, इस प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का संभावना नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे यूपीएसआई दोनों के पास है, दोनों आराम से ऑफ मार्केट ट्रेड कर सकते हैं। ऑफ मार्केट इंटर से ट्रांसफर हो सकता है बिटवीन इनसाइडर्स जिनके पास सेम यूपीएसआई है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, बस ये हेडिंग याद रखो, तुमको ये याद रखना है। ट्रांजैक्शन वाया ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म बिटवीन पर्संस विद द सेम यूपीएसआई, फिर से जिनके पास सेम यूपीएसआई मतलब दो इंसान के बीच में ब्लॉक डील होने वाला है। ब्लॉक डील तुमको पता है, ब्लॉक डील एंड बल्क डील हम लोग देख रखा है, मैंने शॉर्ट भी बना रखा है। अच्छा, ब्लॉक डील हो रखा है जो मिनिमम 5 लाख शेयर का होता है, वैल्यू होता है 5 करोड़ का, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। सिंगल ट्रांजैक्शन होता है, एक ट्रांजैक्शन होता है, उसी में पूरा का पूरा जो है ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। ये भी पॉसिबल, ब्लॉक डील करना भी पॉसिबल है दो इंसान के बीच में जब दोनों इंसान को यूपीएसआई के बारे में पता है। यूपीएसआई का कोई मिसयूज हो ही नहीं रहा है, दोनों इंसान को पता है, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दोनों के पास है, तो दोनों के बीच में अगर ट्रेडिंग हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना। चलो फिर देखो, आता है हमारा ट्रांजैक्शन पर्सन टू अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन। स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि नियम के कारण, गवर्नमेंट के प्रेशर के कारण। अब ये जो मैं गवर्नमेंट कह रहा हूँ, इस गवर्नमेंट का मतलब इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें बहुत कुछ आ सकता है, इसमें सेबी आ सकता है, आरबीआई आ सकता है, समझ में आ रहा है। किसी भी प्रकार का रेगुलेटरी तुम्हारे ऊपर ये कर्तव्य है, तुम्हारे ऊपर ये ड्यूटी है किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना, अगर वो कर रहे हो, रेगुलेटरी फंक्शन है, समझ में आ रहा है, रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन है तुम्हारे ऊपर, तो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है ट्रांजैक्शन पर्सन टू एक्सरसाइज ऑफ स्टॉक ऑप्शन। एक्सरसाइज ऑफ स्टॉक ऑप्शन का मतलब ये होता है, देखो एम्प्लॉयज़ को पहले से तुम स्टॉक ऑप्शन मिला रहता है, ठीक है, स्टॉक ऑप्शन पहले से तुमको मिलता है। स्टॉक ऑप्शन तो तुमको पता है ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, हम लोगों ने कंपनी लॉ में देख रखा है। ये जो स्टॉक ऑप्शन है ये एम्प्लॉय का राइट रहता है। अब एम्प्लॉय के अंदर इनसाइडर भी आ सकता है, इनसाइडर का राइट रहता है, जिनको एक ऑप्शन मिलता है फ्यूचर डेट पे, ये ऑप्शन उनको एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है एंड दे कैन बहुत ही ज़्यादा अच्छे दाम पे जो उनको क्या स्टॉक्स मिलते हैं, ठीक है, तो वो अपने स्टॉक ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, है ना, कि आज
मैं तुमको 500 शेयर दे रहा हूं, तुम अगर कंपनी में बहुत अच्छे तरीके से काम करोगे या फिर अगले 3 साल तक अगर तुम कंपनी में जुड़े हो और तुम कंपनी को छोड़ के नहीं जा रहे हो, तो मैं आज तुमको, आज का हमारे कंपनी का स्टॉक का प्राइस है 50 रुपये, तो मैं 3 साल बाद तुमको इसी कंपनी का स्टॉक जो है 500 शेयर्स 50 रुपये में ही दूंगा। तब तो इसका शेयर ज़्यादा हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, पॉसिबल है, 100 200 जो है वो हो जाना पॉसिबल है, लेकिन तुमको हम डिस्काउंट में देंगे। आज का जो डेट है, आज के डेट में जो प्राइस है उसी डेट पे तुमको दिया जाएगा फ्यूचर में। तो प्री डिटरमाइंड प्राइस, पहले से ये प्राइस डिसाइडेड रहता है। तो ये स्टॉक ऑप्शन का एक्सरसाइज करना, इसमें कोई इनसाइडर का कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये पहले से डिटरमाइंड रहता है। तो इन्फॉर्मेशन निकले ना निकले तुम ये एक्सरसाइज कर सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके। अब देखो, नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर्स। नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर्स का मतलब होता है सिर्फ इनसाइडर्स में सिर्फ नॉर्मल इंसान जो है वो कवर नहीं होता, इसमें कॉर्पोरेशंस, कंपनीज भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, जो इंडिविजुअल इंसान तो है नहीं, कॉर्पोरेशंस है, कंपनीज है, अंडरस्टूड। वहां पे क्या होता है, वहां पे एक्सेप्शन है। हम लोग तो एक्सेप्शन ही पढ़ रहे हैं ना, घूम फिर के क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन। तो क्या इन कंपनीज को, इन कॉर्पोरेट्स को भी ट्रेड करना जो है पॉसिबल है? आंसर है यस। कब? जब उनके पास एक ट्रेडिशनल डिसीजन मेकर वेयर डिफरेंट फ्रॉम यूपीएसआई, मतलब एक प्रकार का चाइनीज वॉल हो, चाइनीज वॉल, चाइनीज वॉल, ठीक है, चाइनीज वॉल। चाइनीज वॉल क्या होता है? चाइनीज वॉल ये एक प्रकार का मेटाफॉर है, और चाइनीज वॉल को हम लोग यूज करते हैं बहुत जगह पे व्हेन वी नीड अ वेरी कॉन्क्रीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट, या फिर बाउंड्री बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, या फिर बिटवीन टू कोई भी, हम लोग अगर दो चीज़ के बीच में कोई एक बाउंड्री देना चाहते हैं तो सबसे इफेक्टिव बाउंड्री होता है चाइनीज वॉल। तो इसलिए हम लोग चाइनीज वॉल जो है वो कहते हैं। अभी जो ट्रेडिंग डिसीजन है ना, ट्रेडिंग डिसीजन मेकर्स वे डिफरेंट फ्रॉम यूपीएसआई पोजेसर्स, इसका मतलब ये है कि कंपनी में जो जिनके पास यूपीएसआई, जो लोग पोजेस कर रहे थे, जिनके पास ये इंफॉर्मेशन था, उन्होंने ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लिया। ट्रेडिंग डिसीजन लिया गया है बाय मेकर्स हु आर डिफरेंट फ्रॉम यूपीएसआई पोजेसर्स, मतलब उनके अलावा जो जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने डिसीजन लिया। तो जिन्होंने डिसीजन लिया ट्रेडिंग का वो अलग थे, और जिनके पास यूपीएसआई है वो अलग है। तो जिन्होंने डिसीजन लिया उनके पास यूपीएसआई का कोई मतलब ट्रेस नहीं था, यूपीएसआई उनके पास था ही नहीं, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उनके पास था ही नहीं, तो वो लोग ने ट्रेडिंग डिसीजन लिया और वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर आता है देखो, एडिक्वेट अरेंजमेंट प्रिवेंटेड यूपीएसआई कम्युनिकेशन बिटवीन देम, मतलब दोनों के बीच में एडिक्वेट अरेंजमेंट किया गया है, एडिक्वेट अरेंजमेंट किया गया है, जहां पे जिन्होंने ट्रेडिंग डिसीजन लिया और जिनके पास यूपीएसआई थे, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का लीक नहीं हुआ यूपीएसआई का, इस बात का ध्यान रहना है। ठीक है, नो एविडेंस ऑफ अरेंजमेंट बीइंग ब्रीच्ड, और ये जो अरेंजमेंट किया गया है वो ब्रीच नहीं किया गया। समझ में आ रहा है ना? दो इंसान है, देखो यहाँ पे कुछ लोग हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं, सब लोग कंपनी, एक ही कंपनी के हिस्से हैं, लेकिन ये जो है इनके पास है उनके पास है यूपीएसआई, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इनके पास है, इनके पास यूपीएसआई नहीं है। ये वो लोग हैं कंपनी में जो ट्रेडिंग डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, ये ट्रेड डिसीजंस ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते क्योंकि इनके पास यूपीएसआई है। कंडीशन ये है कि दोनों के बीच में एक कॉन्क्रीट वॉल हो, ठीक है, जिसको हम लोग चाइनीज वॉल कहते हैं, और दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन लीकेज ना हो, एंड दोनों के बीच में जो है किसी प्रकार का कम्युनिकेशन ना हो। अंडरस्टूड? अगर दोनों के बीच में किसी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन, और ये लोग ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें देखो अलग अलग मैनेजमेंट होते हैं, तो दो मैनेजमेंट के बीच में बात नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक के बीच में है यूपीएसआई, एक के पास है यूपीएसआई, दूसरे के पास जो है उनको ट्रेड करना है, तो उनके पास अगर कम्युनिकेशन हो गया तो ब्रीच हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन पूरा प्रॉपर बैरियर मेंटेन किया जा रहा है कि दोनों के बीच में किसी प्रकार का कम्युनिकेशन ना हो। अंडरस्टूड? तो ये एक सिचुएशन बन सकता है। नो ब्रीच ऑफ रेगुलेशन 3, बोथ पार्टीज, कहाँ गया, यहाँ पे ये वाला, नो एविडेंस ऑफ अरेंजमेंट बीइंग ब्रीच्ड। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे देखो क्या है, ट्रेड्स वेर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू एन अप्रूव्ड ट्रेडिंग प्लान। ये रेगुलेशन 5 है, ट्रेडिंग प्लान का अप्रूव्ड ट्रेडिंग प्लान। ये देखो ट्रेडिंग प्लान जो हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्यूचर में जाके, देखो ठीक है, जो भी अप्रूव ट्रेडिंग प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड्स हो रहे हो।
नेक्स्ट आता है, लास्ट एक आता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैंने सिंप्लीफाई जितना मैं कर पाऊँ उतना मैं कर रहा हूँ। सेबी गाइडेंस प्लेज क्रिएशन, इसको अच्छे से समझो, ठीक है दोस्तों। क्रिएशन इनोवेशन ऑफ प्लेज इज अलाउड व्हेन ट्रेडिंग विंडो इज क्लोज्ड if pledgee can demonstrate it was a bona fide and prove innocence under regulation for subsection 1। अब है ये क्या, देखो क्या होता है ना, नॉर्मली ये होता है कि तुमको ट्रेड करना है ना, देखो इसको समझो इस चीज को, ठीक है। एक मैं छोटा सा पेज ले लेता हूं, ठीक है, पकड़ लो, ये हो तुम, ठीक है, तुम हो भैया इनसाइडर, तुम्हारे पास यूपीएसआई है, तुम ट्रेडिशनली ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास यूपीएसआई है। सेबी मेक श्योर करेगा भैया तुम इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज ना करो, तो तुम ट्रेड नहीं कर सकते। अब तुमको ट्रेड करने के लिए तुम्हारे पास एक होना होगा ट्रेडिंग प्लान। अब ये जो ट्रेडिंग प्लान है ये तुम्हारे पास यूपीएसआई आने से पहले ही ये तुम ट्रेडिंग प्लान बनाते हो कि तुम अपना फ्यूचर में ये इस टाइम पे तुमको ट्रेड करना है, इस प्रकार का प्लान तुम बना लेते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? प्लान तुम बना लेते हो। अब इस ट्रेडिंग प्लान के अंदर तुमको एक मिलता है ट्रेडिंग विंडो। अब ये जो ट्रेडिंग विंडो है ये ट्रेडिशनल हम लोग जो नॉर्मली तुम और हम जो इन्वेस्ट करते हैं ना या फिर ट्रेड करते हैं, ग्रो में कर लो, ज़ीरोधा में कर लो, तुम जो जाके ट्रेड करते हो, ये वाला ट्रेडिंग विंडो नॉर्मल इंसान वाला नहीं। सुबह 9 बजे 9:30 खुलेगा एंड 3 बजे बंद हो जाएगा, इस प्रकार का नहीं, इस प्रकार का ट्रेड नहीं। ये विंडो अलग होता है। ये विंडो अवेलेबल है टू द इनसाइडर्स, इनके लिए अलग एक विंडो होता है, ठीक है, क्योंकि उनका एक स्पेशल मैकेनिज्म बनाना होगा ना, क्योंकि वरना तो उनके पास यूपीएसआई है। तो वो लोग अगर नॉर्मली जैसे हम लोग ज़ीरोधा ग्रो में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर वो लोग इस प्रकार से इन्वेस्ट करने लग जाए तो भैया उनके पास यूपीएसआई है, वो उस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ कर सकते हैं। कल अगर पकड़ लो प्राइस गिरने वाला है, उनको पहले से पता हो कि प्राइस गिरने वाला है, तो वो आज आके ज़ीरोधा में क्या कर लेंगे बताओ, अपने सारे शेयर्स बेच देंगे, क्योंकि कल तो प्राइस जो है वो गिरने वाला है। तो ये अलाउ नहीं होगा इन इनसाइडर्स को, वो कर नहीं सकते ऐसे, इनसाइडर्स ऐसे सेल नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? अब सुनो, ये ट्रेडिंग विंडो तुम्हारे पास अवेलेबल होगा। इस ट्रेडिंग विंडो के अंदर ही तुमको तुम्हारे ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग तुमको ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने होंगे। अंडरस्टूड? अगर ट्रेडिंग विंडो बंद हो जाएगा, जब बंद हो जाएगा ट्रेडिंग विंडो, जब क्लोज हो जाएगा, क्वेश्चन ये आता है कि तब भी किसी प्रकार के ट्रेड्स तुम कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो? क्वेश्चन मार्क। आंसर है ट्रेडिशनली नो, लेकिन कुछ किसी समय पे तुमको अलाउ करेंगे। वो एक समय ये है, जैसे सेबी ने गाइडेंस दिया है फॉर दिस प्लेज। पकड़ ले, तू कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, तू एक बहुत की मैनेजरियल पर्सन है भैया, तू केएमपी है, तेरे पास तो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सबसे पहले आता है। समझ में? डायरेक्टर को छोड़ना है, किसको बताएगा? कंपनी सेक्रेटरी को बताएगा कि भैया मेरे को तो छोड़ना है, सारे अरेंजमेंट्स करना होगा, कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड के साथ अरेंजमेंट करेगा, तो इसको तो सबसे पहले पता होगा, ठीक है, कि प्राइस अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। पकड़ ले, तेरे को ऐसा अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है तेरे को तेरे पास आ जाएगा, राइट? अब बात ये है कि पकड़ ले, तू एज ए कंपनी सेक्रेटरी तू प्लेज करना चाहता है। क्या करना चाहता है? प्लेज करना चाहता है, ठीक है। क्या प्लेज करना चाहता है? अपने सिक्योरिटीज को। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, तेरे पास जो कंपनी के शेयर्स है ना, वो तू प्लेज करना चाहता है, ठीक है। प्लेज किसके पास करेगा? पर पकड़ ले, बैंक के पास ही करेगा। सर प्लेज का मतलब क्या होता है? प्लेज का मतलब होता है कि सिक्योरिटी, जैसे तू अगर लोन उठाना है, तेरे को लोन चाहिए, इस कंपनी सेक्रेटरी को भी लोन चाहिए, तो अपने सिक्योरिटी के तौर पे क्या गिरवी रखता है, उसको कहा जाता है प्लेज, ठीक है। तू गिरवी रखा है तेरे शेयर्स को एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। क्या ये अलाउड है आफ्टर क्लोजिंग ऑफ ट्रेडिंग विंडो? ये है क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? अब तेरे को लगेगा कि सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, तो ये कोर्स तेरे को किसने बता दिया कि बहुत सिंपल कोर्स है ना? चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, तुमको बार बार रिवाइज करना होगा, बार बार समझना होगा, तब जाके वो क्लियर होगा।
समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो टेंशन ना लो, लिंक है, एक एक चीज दूसरे चीज के साथ लिंक करेगा, इंटरलिंक्ड है ना दोस्तों। देखो ये टॉपिक खत्म हो गया ना, उसके बाद फटाफट जाएंगे क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं इन्फॉर्मेशन। अब देखो, प्लेज इज अलाउड आफ्टर द ट्रेडिंग विंडो, प्लेज इज अलाउड आफ्टर अ ट्रेडिंग विंडो इज क्लोज्ड, ठीक है, अलाउड है। अब सुनो, लेकिन तुमको डेमोन्स्ट्रेट देना होगा कि तूने जो भी प्लेज किया वो बोनाफाइड प्लेज था एंड प्रूव इनोसेंस अंडर रेगुलेशन 4। तेरे को बताना होगा कि मैं इनोसेंट था, मैं तो, मेरा ड्रीम था घर खरीदना, मेरे को घर खरीदना था, इसके लिए मेरे को लोन लेना था, इसलिए मैंने प्लेज किया, ठीक है, आफ्टर द ट्रेडिंग विंडो क्लोजेस। देख होता क्या है कि देख यहाँ पे रेगुलेशन क्यों है, ये हम लोग पढ़ क्यों रहे सर, प्लेज यहाँ से क्यों आ गया? पकड़ ले, तू एक इनसाइडर है, तेरे पास है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब तू ना तो तेरे को तेरे ऊपर ट्रेडिंग के लिए पाबंदी लगा दिया, तू ट्रेड नहीं कर सकता, और ट्रेड करना भी है तो तेरे को ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड करना होगा, ये तेरे ऊपर पाबंदी है, ठीक है। पकड़ ले, तूने एक काम किया, तूने ना बैंक के साथ बात करके बैंक से लोन उठा लिया, पैसा उठा लिया, तू ट्रेड नहीं कर रहा है, तू गिरवी रखना है अपने शेयर्स को, ये भी तो एक टेक्निक है पैसा उठाने का, समझ में आ रहा है? अब तेरा आज जो है तेरे को पता चला, आज तेरे को पता चला कि तेरा जो कंपनी का शेयर है 200 रुपये है, ये कल जो है 50 रुपये में जाने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा बवाल होने वाला है कंपनी में, बहुत कम हो जाएगा शेयर्स का प्राइस, तो तू बेच नहीं सकता, सेबी ने कहा तू बेच नहीं सकता, क्योंकि तू अगर बेच दिया तो बाकी सबके साथ नाइंसाफी हो जाएगा, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ना दोस्तों, तो ये तो दिक्कत हो जाएगा। तो तूने क्या किया, तूने अपना दूसरा दिमाग जो है वो यूज़ किया, और दूसरे दिमाग यूज़ करके तूने बैंक के पास गया, बैंक के पास गया, आज ही गया, बैंक को बोला, बैंक मेरे पास कंपनी का 5 लाख शेयर्स है, ठीक है, और 200 रुपये शेयर का प्राइस है, ये तू रख, तू रखने के बाद मेरे को 10 करोड़ का लोन दे दे। तो बैंक जो तेरे को लोन देगा किसके वैल्यू के ऊपर देगा, तेरे कंपनी के जो शेयर्स है उस शेयर्स के जो शेयर का जो प्राइस है उसके वैल्यू के ऊपर तेरे को लोन देगा ना। तो तू क्या मिसयूज कर सकता है इस चीज को? अगर तेरे पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और तेरे को पता है कि कल इस शेयर का प्राइस जो है नीचे जाने वाला है, तू आज बैंक के पास जाके तू लोन उठा सकते हैं ज्यादा अमाउंट का। कल अगर बैंक को पता चले कि तेरे स्टॉक का प्राइस 50 रुपए है, क्या वो तेरे को 10 करोड़ का लोन देगा? आंसर है नहीं, नहीं देगा। तो ये तू मिसयूज कर सकता है कि नहीं? हाँ, मिसयूज कर सकता है। तो नॉर्मली ये अलाउड है ड्यूरिंग द विंडो, जब तेरे को ट्रेडिंग विंडो देंगे हम लोग, ट्रेडिंग विंडो के हिसाब से तेरे को ट्रेड करना होगा, तेरे को करना है प्लेज कर सकता है, ट्रेडिंग विंडो के अंदर कर, प्लेज करना है, ट्रेड करना है, इनसाइडर्स को भी ट्रेड करने का अलाउड है, लेकिन तेरे को ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग, ट्रेडिंग विंडो के अकॉर्डिंग तेरे को ट्रेड करना है या फिर तेरे को प्लेज करना है। क्या ऐसा हो सकता है कि विंडो क्लोज हो गया, समय समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी तूने प्लेज किया अपने शेयर्स को? आंसर है तू कर सकता है, लेकिन तेरे को अपना इनोसेंस बताना होगा। तू इनोसेंट था, तूने एकदम किसी गिल्टी इंटेंट से तूने प्लेज नहीं किया, समझ में यार? इस प्रकार से तू अपना इनोसेंस प्रूफ करना होगा, तब जाके तेरे को छूट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। यही लिखा है यहाँ पे, देखो फिर से मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो, क्रिएशन इनोवेशन ऑफ प्लेज इज अलाउड व्हेन ट्रेडिंग विंडो इज क्लोज्ड इफ प्लेजर प्लेजी कैन डेमोन्स्ट्रेट, तेरे को बताना होगा कि इट वॉज अ बोनाफाइड, एकदम ट्रू इंटेंट से, प्योर इंटेंट से, एंड प्रूव इनोसेंस, तो अपना इनोसेंस बताना होगा अंडर रेगुलेशन फॉर सबसेक्शन 1। तेरे को इनोसेंट है तू, ये तेरे को बताना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अब ये वही है, CS जो है लोन चाहिए घर खरीदने के लिए, ठीक है, और वो प्लेज किया अपने सिक्योरिटीज को, और क्वार्टरली रिजल्ट इज गोइंग टू बी अनाउंस्ड, बहुत कल क्वार्टरली रिजल्ट निकलने वाला है, तेरे को रिजल्ट पहले से पता है, तो अपने शेयर्स को अभी चला गया प्लेज करने, क्योंकि तेरे को पता है कि ऊपर नीचे हो सकता है, नीचे हो सकता है बेसिकली। समझ में आ रहा है ना चीज़ों को, कैसे तू मैनिपुलेट कर सकता है अपने शेयर्स को लेकर, है ना? तो सारे दरवाजे तेरा बंद कर दिया जाएगा, और ऐसा नहीं कि एकदम ही तेरे को ट्रेड करने नहीं देंगे। तू इनसाइडर है ना कंपनी का, तेरे पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो ट्रेड कर सकता है, लेकिन ट्रेडिंग विंडो के अंदर, ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग। क्या ये समझ में आ रहा है तेरे को? इतना क्लियर हो चुका है, बेसिक चीज है। अब तू आराम से ये याद कर सकता है, एक छोटा छोटा लाइन बना लो इन चीज का ना, एक 1 लाइनर बना लो और याद कर लो। इतना डिटेल में याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1 लाइनर बना लो, एग्जामिनेशन में पूछ लिया, जनरली तेरे को आना चाहिए चीज, कंसेप्ट तेरे को पता होना चाहिए, बस तेरे को यही दिमाग में रखना है।
केस स्टडी है, कुछ केस स्टडी को याद कर लेना, घर पे बैठ के पढ़ लेना है नॉर्मली, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग प्लान देख रहे हैं हम लोग, फटाफट देखेंगे। ट्रेडिंग प्लान क्या होता है? इनसाइडर कैन फॉर्मुलेट एन एडवांस ट्रेडिंग प्लान अप्रूव्ड बाय सीईओ। सीईओ कौन होता है? सीईओ होता है हमारा कंप्लायंस ऑफिसर। कौन? कंप्लायंस ऑफिसर। एक कंप्लायंस ऑफिसर होगा जो क्या करेगा? जो अप्रूव करेगा तेरे ट्रेडिंग प्लान को, ठीक है। एंड पब्लिकली डिस्क्लोज, पब्लिकली डिस्क्लोज्ड, पब्लिक को बता भी देगा कि भैया इसका तो ये प्लान है। समझ में आ रहा है? तो पब्लिक को सबको पता होगा, और पहले से तूने एडवांस में तेने ट्रेडिंग प्लान बना लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तेरा नॉर्मल जिंदगी की तरह जाएगा। अनपब्लिश्ड बाय सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू अपने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग तू ट्रेड करेगा, खत्म बात। Advantages: no pre-clearance or trading window norms apply for planned executed trade। इसका मतलब ये होता है कि ट्रेडिंग विंडो या फिर क्लियरेंस की कोई आवश्यकता नहीं है अगर तेरे पास प्लान्ड ट्रेडिंग प्लान है। समझ में आ रहा है? एडवांस ट्रेडिंग प्लान है। अगर तेरे पास एडवांस ट्रेडिंग प्लान है तो वो प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगा ट्रेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? अब सुन, कुछ कंडीशंस है विच आर अटैच्ड टू द ट्रेडिंग प्लान। कुछ कंडीशंस है विच आर अटैच्ड टू द ट्रेडिंग प्लान। क्या क्या कंडीशंस है मैं तेरे को बताऊंगा, बहुत क्लियरली बताऊंगा, टेंशन ना ले। देख, ओवरलैपिंग प्लान नहीं होना चाहिए, 2-3 प्लान नहीं होना चाहिए जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहा हो। बस याद कर, इसको प्रैक्टिकली तेरे को समझने के लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये तेरे को ना तुमको कंपनी की उस पोजीशन पे आना होगा, तेरे को उस पोजीशन पे जाना होगा, तब तेरे को ये समझ में आएगा कि ये ओवरलैपिंग प्लान क्या होता है, ठीक है, एंड प्लान्स ओवरलैप क्या हो रहा है। अब तेरे को इतना तो तेरे को पता होना चाहिए कि ओवरलैपिंग प्लान क्या है, लेकिन एक्चुअली में ओवरलैप कैसे होते हैं वो जो प्रैक्टिकल है, तेरे को सीएस तू पढ़ के तो सीएस नहीं बन सकता, तेरे को ट्रेनिंग भी तो करना है ना। तो ट्रेनिंग क्या? ट्रेनिंग अगर जरूरत नहीं है ट्रेनिंग का तो सीएस तो वैसे भी एग्जामिनेशन क्रैक करके बन जाता तू। नहीं, तेरे को तो 2 साल का 21 मंथ्स का ट्रेनिंग करना होता है। उसमें तेरे को सीखने को मिलेगा कि ये प्रैक्टिकली होता कैसे है। अगर तेरे को अपॉर्चुनिटी मिला तो कंपनी में जाके काम कर रहा है और अनपब्लिश्ड बाय सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकला तो तब जाके तेरे को ये याद रखना है। कुछ चीज़ें रट्टा मारने के लिए जो है वो दिया गया है। एक है नो ओवरलैपिंग प्लान्स। याद रखना, एक प्लान दूसरे प्लान से ओवरलैप नहीं करना चाहिए। अब देख, मस्ट स्पेसिफाई, तेरे ट्रेडिंग प्लान में तेरे को स्पेसिफाई करना होगा वैल्यू, नंबर, टाइप, डेट, टाइम इंटरवल्स ऑफ सिक्योरिटीज नॉट अर्लियर देन 120 कैलेंडर डेज। ये क्या है मैं तेरे को समझाऊंगा। फ्रॉम पब्लिक डिस्क्लोजर, ये तेरे को समझाऊंगा मैं। देख सुन, देख, दो चीज है, एक ये दूसरा ये। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बार बार पढ़ता जाएगा तो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब बात यह है कि जिस दिन तूने अपना ट्रेडिंग प्लान डिस्क्लोज किया, ट्रेडिंग प्लान क्या किया, तेरे को डिस्क्लोज करना है ना, पब्लिकली डिस्क्लोज करना है कि नहीं? करना तो है। ट्रेडिंग प्लान बनाने के बाद डिस्क्लोज किया, फटाफट डिस्क्लोज करने के बाद अगले ही दिन तेरे को ट्रेड करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तेरे को एक कूलिंग पीरियड रहेगा तेरा, 120 दिन का, 120 डेज का। इस टाइम के बाद ये पूरा सेटिस्फाई हो जाए तब इसके बाद जाके तू ट्रेड कर सकता है। क्या है समझ में आ रहा है? ठीक है। जिस दिन तूने पब्लिश किया वहां से 120 दिन का तेरे को गैप रहेगा, उसके बाद तेरा प्लानिंग स्टार्ट होगा। क्या है समझ में आ रहा है? ट्रेडिंग स्टार्ट होगा। तो नॉट अर्लियर देन 120 कैलेंडर डेज फ्रॉम द पब्लिक डिस्क्लोजर। जिस दिन डिस्क्लोजर हुआ उसके 120 डेज से पहले नहीं, उसके बाद ही। दूसरा आता है 20th ट्रेडिंग डे प्रायर टू फाइनेंशियल ईयर एंड सेकेंड ट्रेडिंग डे आफ्टर फिनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोजर। अब सुनो, जिस टाइम तेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, ठीक है, नो ट्रेडिंग बिटवीन 20th ट्रेडिंग डे प्रायर टू फाइनेंशियल ईयर एंड, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है और 20 दिन बचे हैं बिटवीन 20th ट्रेडिंग डे प्रायर टू फाइनेंशियल ईयर एंड। इस बात का याद रखना, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड पे ये जो 20 दिन बचा है 20th ट्रेडिंग डे
ठीक है, 20 ट्रेडिंग डे इस टाइम के अराउंड तेरे को ट्रेड करने के लिए अलाउ नहीं है, जिस दिन फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उससे पहले 20 डेज पहले, ठीक है। और है जिस दिन तेरा फाइनेंशियल रिपोर्ट निकलता है ना, फाइनेंशियल रिजल्ट निकलता है, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट निकलता है जो डिस्क्लोज हुआ 2 ट्रेडिंग डेज आफ्टर फाइनेंशियल, तो जिस दिन फाइनेंशियल रिपोर्ट डिस्क्लोज हुआ उसके बाद 2 दिन तक तेरे को ट्रेड करने के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस टाइम की पीरियड तक तेरे को अलाउड नहीं है। नो ट्रेडिंग बिटवीन 20 ट्रेडिंग डे प्रायर टू फाइनेंशियल ईयर एंड एंड सेकेंड ट्रेडिंग डे आफ्टर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोजर। तो इस टाइम पीरियड में तेरे को ट्रेड करना अलाउड नहीं है, ठीक है। ये 2 तेरे को याद रखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अगर पढ़ रहा है प्रॉपरली बना के, मैंने पूरा बोल्ड होल्ड करके लिख रखा है, ये नोट्स मैं फ्रीली अवेलेबल करवा रहा हूँ हमारे CS के प्यारे प्यारे बच्चों को। फिर उसके बाद एक मस्ट नॉट एंटेल मार्केट अब्यूज, मस्ट इसका मतलब ये होता है कि एंटेल का मतलब होता है इन्वॉल्व। तो जो भी तेरा ट्रेडिंग प्लान है इसमें किसी प्रकार का मार्केट को अब्यूज करने का प्लान ना हो, ठीक है, मतलब अनफेयर एडवांटेज उठाने का कोई प्लान ना हो। इरिवोकेबल मतलब ये होता है कि एक बार तूने ट्रेडिंग प्लान बता दिया तो तेरे को एग्जीक्यूट करना ही है उसी प्लान के अकॉर्डिंग, तू रिवोक नहीं कर सकता। लेकिन एक्सेप्ट परमानेंट इनकैपेसिटी बैंक्रप्सी ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, समझ में आ रहा है। परमानेंट इनकैपेसिटी, तेरे पास पूरा कैपेसिटी नहीं है ट्रेड करने का, तेरा जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुके हो तुम, या फिर लॉ ने मना कर रखा है, तेरे को लॉ ने रोक रखा है, किसी भी कारणवश हो सकता है, समझ में आ रहा है। इरिवोकेबल है, ट्रेडिंग प्लान चेंज नहीं हो सकता, कैनॉट बी चेंज्ड। फिर है इम्प्लीमेंटेशन डेफर्ड इफ यूपीएसआई एग्जिस्टिंग एट फॉर्मुलेशन इज नॉट जनरली अवेलेबल एट कमेंसमेंट। इसका मतलब ये है कि वेट अंटिल यूपीएसआई इज पब्लिक, जब तक कि ना यूपीएसआई पब्लिक हो जाए तो अपने ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। क्या ये समझ में आ रहा है ना, यूपीएसआई को पब्लिक होना होगा, ठीक है। अच्छा, इंप्लीमेंटेशन कब होगा, जब यूपीएसआई पब्लिक हो जाएगा तब। इंप्लीमेंटेशन डेफर्ड मतलब देरी करना। इफ यूपीएसआई एग्जिस्टिंग एट फॉर्मुलेशन इज नॉट जनरली अवेलेबल एट कमेंसमेंट, ठीक है, जब तक पब्लिक ना हो जाए तब तक तो नहीं हो सकता, तब तक तू अपना ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। जैसे ही पब्लिक हो जाए उसके बाद अपने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग तू ट्रेड कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है सीओ मतलब कंप्लायंस ऑफिसर, वही है, रिव्यू करेगा, अप्रूव करेगा, रिजेक्ट करेगा, नोटिफाई करेगा एक्सचेंज को तेरे ट्रेडिंग प्लान को। नॉन इंप्लीमेंटेशन इनसाइडर इन्फॉर्म सीओ विद इन 2 days विद रीजंस, ऑडिट कमेटी एसेस करेगा, सीओ नोटिफाई करेगा एक्सचेंज को। मतलब अगर तू इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है अपने ट्रेडिंग प्लान को, क्यों नहीं कर पा रहे, वो तू तेरे को बताना होगा 2 दिन के अंदर सीओ को। इनसाइडर इन्फॉर्म सीओ कि क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहा है, बस इतना याद रख। तो ट्रेडिंग प्लान के बारे में यही तेरे को याद रखना है और कुछ नहीं, कुछ, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैं तेरे को करा रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से तू कर सकता है। अब देख, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, मतलब तेरे को क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा और किसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इनिशियल डिस्क्लोजर, कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर। इनिशियल मतलब पहले पहले, कंटिन्यूअल मतलब कंटिन्यूसली तेरे को डिस्क्लोज करना ही होगा। किसको करना होगा, प्रोमोटर ग्रुप मेंबर, डायरेक्टर KMP को क्या क्या डिस्क्लोज करना है, होल्डिंग ऑफ कंपनी सिक्योरिटीज, कितना सिक्योरिटीज उनके पास है, व्हेन विद इन 7 days ऑफ अपॉइंटमेंट बिकमिंग प्रोमोटर ग्रुप मेंबर। उसके बाद है कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर, किसको करना होगा, प्रोमोटर ग्रुप मेंबर, डेजिग्नेटेड पर्सन एंड डायरेक्टर को। क्या, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एक्वायर्ड एंड डिस्पोज, कितना एक्वायर किया और कितना बेच दिया। व्हेन विद इन 2 trading days इफ ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सीड्स 10 लाख, 10 लाख का तुमने ट्रांजैक्शन किया, तेरे को बताना होगा, इन्फॉर्म करना होगा। कंपनी का रूल क्या होगा, नोटिफाई करेगा स्टॉक एक्सचेंज को 2 दिन के अंदर अंदर, 2 ट्रेडिंग डे के अंदर अंदर ऑफ रिसीविंग डिस्क्लोजर और बिकमिंग अवेयर। जब कंपनी को पता चलेगा कि डायरेक्टर ने 10 लाख का शेयर बेच दिया तो उसको बताना होगा, किसको, कंपनी को बताना होगा, स्टॉक एक्सचेंज को। इधर आ जा, डिस्क्लोजर बाय अदर कनेक्टेड पर्सन, लिस्टेड कंपनीज में डिस्क्रिशनली रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ होल्डिंग ट्रेडिंग फ्रॉम एनी अदर कनेक्टेड पर्सन, ठीक है। फॉर्म एंड फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड बाय कंपनी के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी होगा, कितने बजे, तो मतलब कितने बजे नहीं, सॉरी, कितने इंटरवल के अंदर अंदर तुमरे को डिस्क्लोज करना है, ये कंपनी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तेरे को ये 2 इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों, ये 2 इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर इधर आ जा,
इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड, अच्छा ये वो है, इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड वो है कि किसी को अगर पता चल जाए, किसी को अगर पता चल जाए कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है तो वो सेबी को बताएगा कैसे। ये एक प्रकार का विसल ब्लोअर मैकेनिज्म है जो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है। समझ में आ रहा है? किसके कारणवश? इनकरेज करने के लिए इंडिविजुअल्स को, अगर उसके पास किसी भी प्रकार का एक्शनेबल एविडेंस मिल गया कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है, वायोलेशन हो रहा है, तो वो आके सेबी को बता सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई भी इंसान हो सकता है एज एन इन्फॉर्मेंट। ये जो इन्फॉर्मेंट है ये कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इन्फॉर्मेंट एंड इंसेंटिव क्या मिलेगा, रिवॉर्ड क्या मिलेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, रिवॉर्ड और इंसेंटिव से इंपॉर्टेंट क्या है पता है? प्रोसेस। तेरे को एग्जामिनेशन में प्रोसेस पता पूछा जाएगा कि ये होता कैसे है। अगर तेरे को ऐसा दिख गया इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है तो तू कंप्लेंट कैसे करेगा? समझ में आ रहा है? तो तेरे को ये याद रखना है, प्रोसेस फ्लो ये तेरे को याद रखना है। प्रोसेस फ्लो ऑफ सबमिशन टू सेबी, कैसे तू सेबी को सबमिट करेगा तेरा इंफॉर्मेशन। सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, देख इन्फॉर्मेंट को सबमिट करना होगा ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इन वॉलेंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म, ये एक फॉर्म आता है उसमें, टू सेबीज ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन। इस ऑफिस में तेरे को सबमिट करना होगा एड्रेस के अकॉर्डिंग। फॉर्मेट रहेगा शेड्यूल डी में, शेड्यूल डी में जो भी फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग। अब तू बोलेगा कि सर मैं तो कॉमन इंसान हूँ, मेरे को कैसे पता चलेगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या हो रहा है, मतलब ये शेड्यूल डी कहाँ कौन सा है, किस फॉर्मेट में, सेबी का ऑफिस कहाँ पे है। ए भाई तेरे को, तू अगर नॉर्मल इंसान है ना तो तेरे को इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में पता भी नहीं लगेगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है। ये किसको पता लगता है? जो कंपनी के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, उच्च लेवल पे बैठ के काम कर रहे हैं, उनको पता लगता है। और उनको सब पता है होता है। जैसे तू एक कंपनी सेक्रेटरी बनेगा तो तेरे को शेड्यूल डी पता नहीं होगा। तो जैसे तू प्रैक्टिकल काम करेगा ना, धीरे धीरे तेरे को सब पता चल जाएगा। जितना रेलिवेंट है उतना तेरे सिलेबस में है, लेकिन जैसे तू प्रैक्टिस में जाएगा, जैसे तू काम पे जाएगा, वैसे वैसे तेरे को सब पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है, यहाँ से एक्सेस करना पड़ता है, तेरे को सब पता होगा ही। समझ में आ रहा है? तो तू तू एज अ विसल ब्लोअर जो है बन सकता है। तेरे को अगर दिखा कोई डायरेक्टर ने इनसेंसिटिव नहीं, सेंसिटिव अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर उन्होंने मिसयूज किया तो तेरे को पता चल जाएगा, तू कंप्लेन कर सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद देख, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना नेसेसरी है। इफ नॉट थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सेबी में रिक्वायर पर्सनल अपीयरेंस ऑफ इन्फॉर्मेंट टू वेरीफाई आइडेंटिटी एंड इन्फॉर्मेशन। तो सेबी तेरे को बुलाएगा, तू जाएगा, अपना आइडेंटिटी बताएगा और बोलेगा कि तेरे को कैसे पता चला। कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्मेंट मस्ट एक्सपंज आइडेंटिटी रिलेटेड डिटेल्स फ्रॉम द फॉर्म। इफ एक्सपंजिंग इज नॉट पॉसिबल, इन्फॉर्मेंट शुड स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई सच सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब ये होता है जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अपने बारे में और उनके बारे में जिससे रिलेटेड तू अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है, तू वो इंफॉर्मेशन क्या करेगा? तू इंफॉर्मेशन क्या करेगा बता? इंफॉर्मेशन तू शेयर करेगा सभी को। तेरे को लग रहा है कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे मार्क कर देगा तू, ठीक है। और सभी को पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। समझ में? ये सील कर देगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। तो तेरे को क्लियरली मार्क करना है। एक्सपंज आइडेंटिटी रिलेटेड डिटेल्स फ्रॉम द फॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट देखो, सीधा इधर आ जाओ। ये हो गया तेरा पूरा फॉर्म, पता चल जाएगा। सर पकड़ लो ना, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मेरे को फिर भी पता लग गया कि ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है, तो मैं किसके पास जाऊँ? तेरे को लॉयर पकड़ना है। तू सीएस नहीं पकड़ सकता, सीएस तेरे लिए काम नहीं करता, सीएस कंपनी के लिए काम करता है। तो तेरे को पकड़ना है लॉयर। वो लॉयर तेरे को फॉर्म फाइल कर देगा, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। शेड्यूल डी, क्या ये समझ में आ रहा है? अब तो ठीक है, अब तो तू सेटिस्फाइड है ना? अब तक तेरे को लग रहा होगा सर मैं कैसे करूँ, अब तो तू सेटिस्फाइड है। तो ये शेड्यूल डी फाइल करना होता है। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? आगे बढ़े। अच्छा, कुछ चीजें रीड होगा, वो मैं रीड करवा दूंगा तुमको। अच्छा देखो, ये है कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, इसके अंदर ही आता है शेड्यूल ए प्रिंसिपल फॉर फेयर डिस्क्लोजर, फिर आता है कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेशन 9 आता है, ठीक है, और फिर आता है मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर कोड ऑफ कंडक्ट, फिर आता है, फिर ये तीन ही है, ठीक है, इसको पढ़ना है अच्छे से। शेड्यूल ए क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ फेयर डिस्क्लोजर। फेयर डिस्क्लोजर क्या होता है? फेयर डिस्क्लोजर मतलब पूरा फेयरली डिस्क्लोज करना। प्रॉम्प्ट पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ क्रेडिबल यूपीएसआई,
मतलब यूपीएसआई है तो पब्लिक को डिस्क्लोज करना होगा ही। यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन का मतलब पता है तेरे को? डिसेमिनेशन का मतलब होता है छोड़ना। तो यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल मतलब ऐसा कि सबको एक साथ पता होना चाहिए अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को पहले पता चला किसी को दूर, तेरे को एक टाइम पे कहीं पे नोटिफाई कर देना है तो सबको एक साथ पता चलेगा, ठीक है। अवॉइड सिलेक्टिव डिस्क्लोजर यहां पे लिखा है, देख फिर देख, डेजिग्नेट कर एक चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर फॉर यूपीएसआई डिसेमिनेशन या फिर डिस्क्लोजर, ठीक है, इस ऑफिसर को डेजिग्नेट कर। फिर इधर आ जा, प्रॉम्प्ट डिसेमिनेशन ऑफ सिलेक्टेड इनएडवर्टेंटली डिस्क्लोज यूपीएसआई। फिर आता है यहां पे एप्रोप्रिएट एंड फेयर रिस्पॉन्स टू न्यूज क्वेरीज एंड मार्केट रूमर्स। एनालिस्ट रिसर्च पर्सनल इज नॉट यूपीएस, मतलब इंश्योर इंफॉर्मेशन शेयर्ड विथ एनालिस्ट रिसर्च पर्सनल इज नॉट यूपीएसआई। फिर डेवलप बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। फिर हैंडल ऑल यूपीएसआई ऑन ए नीड टू नो बेसिस, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले यहां पे क्या बताया, ऊपर वाला तो हो चुका है। प्रॉम्प्ट डिसेमिनेशन तेरे को बताया कि फटाफट डिसेमिनेट कर, जो भी तेरे को इन्फॉर्मेशन आए प्रॉपरली तेरे को डिसेमिनेट करना होगा। अप्रोप्रिएट एंड फेयर रिस्पॉन्स करना होगा, मतलब कोई भी मार्केट में रूमर वगैरह चल रहा है तो तेरे को तो उसको क्लियर करना होगा ना कि नहीं नहीं ये रूमर सही नहीं, क्योंकि रूमर के अकॉर्डिंग ही भैया स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे चलते हैं। अच्छा, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा हो टू द रिसर्च पर्सनल वो यूपीएसआई ना हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस तेरे को करना होगा, मतलब जितना हो सके अपने साइड से प्रॉपर कर सब कुछ, ठीक है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी वगैरह नहीं करना है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रॉपर तरीके से सब कुछ छोड़ना है। नीड टू नो बेसिस मतलब जितना जानना दरकार है उतना ही इंफॉर्मेशन शेयर करना। क्या ये समझ में आ रहा है? हैंडल ऑल यूपीएसआई ऑन अ नीड टू नो बेसिस। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं सर। कोड ऑफ कंडक्ट, अब ये कोड ऑफ कंडक्ट में होमवर्क दूंगा रीड करने के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि कंपनी में जो सीईओ है, एमडी है, ठीक है, डेजिग्नेटेड पर्सन है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी इस इंफॉर्मेशन के टूवर्ड्स। एक एक करा दूं, यहां से कर लेते, स्टार्टिंग से कर लेते। सीईओ एमडी फॉर्मुलेट करेगा टू रेगुलेट, मॉनिटर एंड रिपोर्ट ट्रेडिंग बाय डेजिग्नेटेड पर्संस एंड देयर इमीडिएट रिलेटिव, ठीक है। तो सीईओ एमडी क्या करेगा, मेक श्योर करेगा, रेगुलेट करेगा एंड मॉनिटर करेगा क्या अपने कंपनी में जो इनसाइडर्स है, जो अपने कंपनी में डेजिग्नेटेड पर्संस है, क्या वो और उनके रिलेटिव्स इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे। इसका पूरा रिपोर्ट तैयार करेगा कौन, कंपनी के एमडी सीईओ। समझ में आ रहा है? डेजिग्नेटेड पर्संस ये सब आ जाते हैं, डेजिग्नेटेड एम्प्लॉई, प्रोमोटर, सीईओ, सपोर्ट स्टाफ, ठीक है, जिनके पास यूपीएसआई का एक्सेस हो वो सारे डेजिग्नेटेड पर्सन। तो ये घर में रीड कर भाई, ये ज़्यादा कुछ है नहीं। मिनिमम स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट ये भी होमवर्क रहेगा, तेरे को फाइलिंग वगैरह करना होता है, ये सारा है यहाँ पे। रिपोर्ट सबमिट कर एनुअली, हैंडल कर नीड टू नो बेसिस पे। कोड इंक्लूड्स चाइनीज वॉल प्रोसीजर, चाइनीज वॉल तेरे को बता दिया मैंने, ठीक है। एंड क्रॉसिंग द वॉल प्रोसेस, मतलब चाइनीज वॉल मतलब भैया मतलब जो कंपनी में ट्रेड कर रहे हैं और जिनके पास यूपीएसआई हो, दोनों के बीच में एक चाइनीज वॉल होना चाहिए, ठीक है। एक नॉशनल ट्रेडिंग विंडो होगा, ट्रेडिंग विंडो क्लोज होगा, ट्रेडिंग विंडो ओपन होगा। अच्छा, नो ट्रेडिंग जब विंडो क्लोज होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, इसको तो घर पे रीड कर, मतलब क्या कहते हैं इसको, रेगुलेटरी वर्क्स है, ठीक है, तेरे को याद करना है। और मैंने पूरा बोल्ड बोल्ड कर दिया है तो आराम से तू कर सकता है, आराम से। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो मैंने बोल्ड कर दिया। अच्छा, इसको छोड़ दे, इसको मत कर, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15G बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 24 इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल पेनल्टी ये कर। सेक्शन 15G पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होगा दोस्तों बताओ, एग्जामिनेशन में आ चुका है, ठीक है।
मिनिमम 10 लाख अप टू 25 करोड़ और 3 इंटू रॉन्गफुल प्रॉफिट विच एवर इज हायर, जो भी ज्यादा हो। सेक्शन 24 क्रिमिनली पेनल्टी, पेनल्टी लगेगा इम्प्रिजनमेंट 10 साल और अप टू फाइन 25 करोड़ या फिर बोथ। फेलियर टू पे पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट 1 महीने अप टू 10 ईयर्स और फाइन 25 करोड़ और बोथ। ठीक है। अच्छा, क्या सैट के पास जा सकते हैं? हाँ, 45 डेज के अंदर अंदर तेरे अगेंस्ट कुछ हुआ है तो तू सेबी के डिसीजंस के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है, मतलब अपील कर सकता है। अग्रीव पर्सन के अपील सेबी ऑर्डर टू सैट, सेबी ने ऑर्डर दिया ऑब्वियसली तेरे को, तो तू इसके ऑर्डर के अगेंस्ट तू सैट के पास जा सकता है। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल है ये। रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी दोस्तों, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी घर में बैठ के आराम से बैठ के रीड करना है इसको। ठीक है, आराम से एक केस लॉ जो है एक केस स्टडी जो है बन सकता है। तो ये कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल रहेगा यहाँ पे, कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है यहाँ पे, घर में बैठ के आराम से पढ़ो क्या करता है दोस्तों। पूरा कंप्लायंस का काम है उसका, कंप्लायंस विद पीआईटी रेगुलेशंस, डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस करना, बोर्ड अप्रूवल करना, ठीक है, इनिशियल डिस्क्लोजर देना फ्रॉम प्रोमोटर्स केएमपी डायरेक्टर्स विद इन 7 days ऑफ अपॉइंटमेंट बिकमिंग प्रोमोटर। ठीक है, इनिशियल रिसीविंग कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर, तो ये डिस्क्लोजर वगैरह कौन किसको देगा? कंपनी सेक्रेटरी को देगा और वही मेंटेन करके रखेगा ये सारा चीज। ठीक है, और सारे डिस्क्लोजर जो है स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करेगा। मैंने तुमको क्या बताया, कंपनी में सबसे पहले यूपीएसआई किसके पास आता है? कंपनी सेक्रेटरी के पास। जितने भी इनिशियल डिस्क्लोजर है, कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर है, सब रिसीव करता है कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, और वो स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करता है, बताता है कि ये है वो है। नो ट्रेडिंग बिटवीन 20 days प्रायर टू क्वार्टर एंड 2 days आफ्टर फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोजर। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? ये हम लोग ने देख रखा है। तो ये सब जो है देखभाल करना पापा की तरह कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। बस खत्म, इसके साथ ये पूरा खत्म हो जाएगा। यहां तक रीड करो। ठीक है, कंप्लायंस ऑफिसर का क्या काम रहेगा? इसमें भी तेरे को रट्टा ही मारना है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर देखेगा, रिकॉर्ड मेंटेनेंस करेगा, मॉनिटर करेगा, यूपीएसआई एडवाइजरी रोल प्ले करेगा, ट्रेडिंग प्लान्स देखेगा, स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन करेगा, बताएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर्मुलेट करेगा कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर का कोड एंड कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, डेजिग्नेटेड पर्सन्स कौन है आइडेंटिफाई करेगा, फिक्स प्री क्लियरेंस थ्रेशोल्ड। तो ये यहाँ पे ये दोस्तों यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और यहाँ तक मैंने तुमको बताया था यहीं पे है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब जो है वो आराम से तुम घर में बैठ के पढ़ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा एंड होता है दोस्तों। एंड ये जो नोट्स है दोस्तों, ये जो नोट्स है मैंने शेयर कर दिया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो ज़रूर जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। देख, एक मात्रा का भी तेरे को डाउट है ना तो तू भटक मत, इधर उधर मत भटक, तू मुझको मैसेज कर। कहाँ पे? टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप है, वहाँ पे मैसेज करके मेरे को टैग करके पूछ ले कि सर ये डाउट आ रहा है, एक्सप्लेन कर दो, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तेरे को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मसीहा हूँ तुम लोगों के लिए दोस्तों, टेंशन ना लो। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।